नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रमुख रूप से एक अपने प्रमुख सब्जेक्ट जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है और ज्योग्राफी में भी आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में, जो सोलर सिस्टम है। ठीक है, आइए देखने का प्रयास करते हैं क्या है सोलर सिस्टम। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे विशेष रूप से सोलर सिस्टम के बारे में कि सोलर सिस्टम क्या है और कैसे जो है। आप जानते हैं कि जो सूर्य है एक तारा है यह। ठीक है, इसमें क्या है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, यानी कि हाइड्रोजन के नाभिक जो है मिलकर के हीलियम में रूपांतरित होते हैं। इससे क्या होता है ना कि एक विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो हमें यही जानना है कि सूर्य के आप देखेंगे कि यहां से जो ऊर्जा निकलती है, इस सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हैं। सूर्य तो एक तारा है, फिर ग्रह हैं। तो उस ग्रहों में आप देखेंगे जैसे बुध है, शुक्र है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका सूर्य है। ठीक है, ये हिस्सा ये देख रहे हैं, ये जो ऊर्जा निकल रही है ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा जो हाइड्रोजन के नाभिक है वो हीलियम में रूपांतरित होते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बुध है, ये ग्रह हैं, ये प्लेनेट हैं। फिर शुक्र है, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका मंगल है, ये आपका बृहस्पति है, ये आपका शनि है, अरुण है, वरुण है। यानी ये सारे ग्रह जो है परवलयाकार एक इलिप्साइड एरिया में, ठीक है, इस सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनके पास, ग्रहों के पास अपना कोई ऊर्जा नहीं है, यानी इनके पास ऐसा कोई ऊर्जा नहीं है। जो ऊर्जा है वो इन्हीं सूर्य के द्वारा जो निकलने वाली ऊर्जा है उसी के माध्यम से यहाँ पे जो भी प्रक्रियाएं होते हैं, जो भी कार्य प्रणाली होता है वो चलने का कार्य करता है इसी ऊर्जाओं के माध्यम से। तो इस प्रकार आज हम लोग जानेंगे कि कैसे ये सौरमंडल के बारे में, ग्रहों के बारे में, ठीक है, उल्का पिंडों के बारे में विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं सौरमंडल के बारे में। देखिए, अगर मैं स्पेशल बात करूं कि हमारे सोलर सिस्टम का एक स्ट्रक्चर कैसा है, तो हमारे सौरमंडल में, जैसे सौरमंडल में आपको हमने दिखाया सूर्य है, थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर देता हूं। आपको मैंने दिखाया सूर्य है, पृथ्वी है, इसी के समान और ग्रह हैं, विभिन्न उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी है तो इसका चंद्रमा है, ऐसे शनि का भी कई उपग्रह हैं, बृहस्पति का भी कई उपग्रह हैं। ठीक है, तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अन्य खगोलीय पिंडों का एक जो परिवार होता है उसे ही हम सौर मंडल कहते हैं, जिसमें आपको हमने बताया सूर्य एक तारा है। ठीक है, तथा इसके 8 ज्ञात ग्रहों में आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये चीज आपको हमने दिखाने का कार्य किया। यह ग्रह परवलयाकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परवलयाकार का मतलब क्या है? ये ग्रह जो है इस प्रकार जो है, मान लीजिए सूर्य है, सन है ये, ठीक है, ये ग्रह ऐसे परवलयाकार के आकार में परिक्रमा करते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सबसे बड़ी बात क्या है? ठीक है, सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, जो सौर परिवार के लिए प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। सौर परिवार की बात, सौर परिवार की जब भी हम बात करेंगे कि सूर्य के साथ साथ सौरमंडल में विभिन्न सारे जो ग्रह हैं, जो उपग्रह हैं, तो इनके पास ऊर्जा का कोई अपना स्रोत नहीं है।
अगर इनके पास ऊर्जा का कोई अपना नहीं स्रोत है तो ये ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? ये सूर्य के द्वारा ही जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक फिर हीलियम में रूपांतरित हो जाते हैं, तो उससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट रूप से हम लोग चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जैसा कि आपको हमने ये चीज समझाया है। अब हम लोग आइए बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। सूर्य से संबंधित हम लोग बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए, आपको हमने बताया कि सूर्य एक मध्यमा आयु का मध्यम तारा है। इससे विशाल विशाल तारे भी हैं ब्रह्मांड में, ठीक है। तो मध्यमा आयु का एक मध्यम तारा है, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। मध्यमा आयु का एक मध्यमा तारा है, ठीक है। नेक्स्ट बात है क्या है, इसका जो व्यास है लगभग 13.9 लाख किलोमीटर है। सूर्य का जो व्यास है 13.9 लाख किलोमीटर है। सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष है। सूर्य की जो वर्तमान आयु है वो कितना है? 4.4.7 अरब वर्ष है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सूर्य खत्म नहीं होगा, खत्म होगा, ठीक है, क्योंकि जो 4.7 अरब वर्ष है, खैर अभी बहुत समय है, लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाएगा कि तारे अपनी जो है आयु गंवा देंगे और पूरी तरीके से, ठीक है, ये समाप्त हो जाते हैं धीरे धीरे। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग जो है 70% भाग किससे भरा हुआ है? हाइड्रोजन से, और 27% भाग हीलियम से बना हुआ है। सूर्य का जो मास है, एक द्रव्यमान है, उसमें लगभग 70% भाग जो है आप देखेंगे तो हाइड्रोजन है, फिर 27% भाग आपका हीलियम से बना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग आप जानते हैं कि 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। ये बात आप जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ठीक है। ये देखिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम है ना, यहां से ऐसे पूर्व की ओर जो है ये घूमता है सूर्य, ठीक है, अपने अक्ष पर घूमता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सूर्य का अपना कोई चंद्रमा नहीं, जैसा कि आपको हमने बताया है, ना ही इस पर सूर्य पर किसी छल्ले का भी विद्यमान नहीं है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काम आएंगे, ठीक है। यदि हम बात की जाए सूर्य की संरचना के बारे में, तो जैसा कि आपको हमने बताया कि सूर्य की संरचना को हम 6 क्षेत्रों में, 6 पार्टों में बांटते हैं, जिसमें आप देखते हैं एक तो केंद्र है इसका, फिर विकिरण है जो रेडिएशन का क्षेत्र है, विकिरण क्षेत्र होता है जो रेडिएशन, फिर आप देखते हैं एक संवहनीय क्षेत्र होता है, फिर एक प्रकाश मंडल होता है, फिर क्रोमोस्फीयर होता है, एवं कोरोना होता है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे इसरो के द्वारा, इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा एक आदित्य L1 जो है सूर्य के स्पेशल, जैसे कोरोना जैसे जो क्षेत्र है सूर्य का, ये जो कोरोना का भाग है, इसी के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि अपने L1 स्थान पर जो पॉइंट है वहां पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये है। अब दूसरी बात क्या है कि आपको हमने बताया 6 पार्ट में, 6 इसको भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, केंद्र प्रमुख है, फिर कोरोना है, ठीक है। ऐसे जो है सूर्य के केंद्र का जो तापमान है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो केंद्र है, जो इसका केंद्र होता है ना सूर्य का, इसमें लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है, जो नाभिकीय संलयन के अनुकूल है। आप जानेंगे, आप एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखते होंगे कि परमाणु बम में आप देखते होंगे कि हाइड्रोजन बम होता है। तो हाइड्रोजन बम, और चूंकि हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत था वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और अभी आपने न्यूज में बहुत सारे, पहले भी खबर छपता रहा, अभी वर्तमान में खबर छपता रहता है कि चाइना आर्टिफिशियल सन बनाने के लिए काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे देश हैं आपस में ग्रुप बना करके कृत्रिम सूर्य बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, कृत्रिम सूर्य बनाने का मतलब क्या है, ये जो मेन पॉइंट है कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो नाभिकीय संलयन के अनुकूल है, यानी इतना टेम्परेचर होना चाहिए तब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। सूर्य के केंद्र का तापमान बाह्य परत यानी प्रकाश मंडल जो फोटोस्फीयर होता है उससे अधिक होता है। केंद्र का तापमान
केंद्र का जो तापमान होता है उसके बाह्य परत यानी कि जो फोटोस्फीयर का लास्ट बाह्य परत होता है उससे अधिक होता है। ठीक है, सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर होता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। फोटोस्फीयर का जो भाग हमें दिखता है, आप देखते हैं ना कि बहुत मतलब पीला कलर का, व्हाइट कलर का जो दिखता है वो फोटोस्फीयर होता है। ठीक है, इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 5500 डिग्री सेल्सियस है इसका जो दिखता है हमें। प्रकाश मंडल में ही सौर कलंक भी पाए जाते हैं। सौर कलंक क्या है कि सूर्य की सतह पर आने वाला एक स्पॉट है, जैसे कि ब्लैक स्पॉट है, जैसे धब्बा के रूप में। ठीक है, सौर कलंक कहा जाता है। तो इससे क्या होता है कि सूर्य की प्राप्ति यानी सूर्य की जो मात्रा है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। आप देखेंगे सौर कलंक की स्थिति में तो क्या होता है कि जो धरातल पे जो सूर्यताप की मात्रा होती है वो प्रभावित होती है सौर कलंक के। ठीक है, तो जो सौर कलंक पाए जाते हैं वो फोटोस्फीयर पे ही पाए जाते हैं, प्रकाश मंडल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप फोटोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जो फोटोस्फीयर है, जो प्रकाश मंडल है, यह एक गैसीय संरचना है फोटोस्फीयर। ठीक है, चूंकि इसका अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है और आदित्य L1 के माध्यम से इसका भी अध्ययन किया जाएगा। यह एक गैसीय संरचना है जिसमें 90%, ठीक है, जिसमें जो है 90% ऐसे, देखिए फोटोस्फीयर का मतलब होता है ये जो बाह्य वाला परत है, ये जो परत है ये आपका प्रकाश मंडल है। ठीक है, प्रकाश मंडल है। ठीक है, अभी मैं चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं। ये जो है, देखिए ये आपका सूर्य है ना, ये आप देखिए, ये जो है, ये जो आप परत देख रहे हैं, ये परत जो देख रहे हैं, ये आपका प्रकाश मंडल वाला ही भाग है। ठीक है, जो बाह्य परत होता है। तो जैसे कि आपको हमने बताया कि यह एक गैसीय संरचना है और जिसमें 90% हाइड्रोजन और लगभग 9% हीलियम तथा 1% भारी तत्व पाया जाता है फोटोस्फीयर में। फोटोस्फीयर जो है सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह को कहा जाता है। यहाँ फोटान की भी अधिकता पाई जाती है। कभी कभी आप देखते हैं कि यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाता है तो ऐसे कॉन्सेप्ट डाल देता है कि यहाँ पे फोटान भी पाया जाता है फोटोस्फीयर में। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है कि फोटोस्फीयर की सतह समान मोटाई वाली न होकर असमान है। उसका जो फोटोस्फीयर का एक सतह है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि समान मोटाई वाला नहीं है, वो अलग अलग है, असमान तरीके से है और जिसमें अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित कण होते हैं। ठीक है, इन्हें ग्रेनुल कहते हैं। फोटोस्फीयर में अनगिनत जो है छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेनुल कहते हैं। ठीक है, और फोटोस्फीयर में ठंडे एवं काले धब्बों को हम सौर कलंक कहते हैं, जो अभी आपको हमने बताया है कि सौर कलंक के बारे में। सौर धब्बा भी कहते हैं सौर कलंक को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ग्रह। सूर्य के बारे में तो बात हो गया, अब हम लोग बात करते हैं ग्रह के बारे में, प्लानेट के बारे में क्या है। देखिए, ग्रह के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो ग्रह को किसको हम ग्रह के श्रेणी में रखते हैं, किसको नहीं रखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने वर्ष 2006 में ग्रह की नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना जाएगा जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हों। यानी वह खगोलीय पिंड जो कि सौर मंडल की बात हो रही है, सौर मंडल में एक निश्चित कक्षा में परवलयाकार दृष्टि से उस सूर्य की परिक्रमा करते हों तो उसे ग्रह के रूप में माना जाता है। ग्रह यानी कि ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी कक्षा के आसपास अवस्थित अन्य पिंडों यानी उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या खुद में समाहित कर लें या कक्षा में पूर्णतया बाहर कर दें या फिर कुछ उसमें से चंद्रमा बन जाए, जैसे चंद्रमा बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बन जाए तो उसे हम ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, ऐसा खगोलीय पिंड जिसमें पर्याप्त द्रव्यमान हो, ग्रह की श्रेणी में उसे भी हम रखते हैं कि ऐसा खगोलीय पिंड हो जिसमें पर्याप्त द्रव्यमान हो ताकि वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपने लगभग गोलाकार स्वरूप को संतुलित रख सके। मुख्य बात यह है,
क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से ही वो अपने आकार को संतुलित रखता है ग्रह, ठीक है, तो रख सके। ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता, ये बात आपको हम शुरुआत में ही बताए हैं, ठीक है। ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये सब ग्रहों के लिए इंपॉर्टेंट बात है, एक तरीके से शर्त है ये सब कि ग्रह, ठीक है, ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। जो ग्रह होते हैं वो जब अपने अक्ष पे घूमते हैं तो उनको घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं, जबकि उनका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। आप देखते होंगे पृथ्वी के बारे में, अपने अक्ष पर जो है 23.5 अंश झुकी हुई है और पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूर्णन करती है, फिर पृथ्वी सूर्य का भी चक्कर लगाता है, तो उसे हम जो है परिक्रमण कहते हैं, लेकिन अपने अक्ष पर घूर्णन उसे परिभ्रमण कहते हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वर्तमान समय में सौरमंडल में पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं जिनका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। 8 ग्रह हैं, ठीक है। 8 ग्रह आप देखने का प्रयास करेंगे। ये जो ग्रह आप देख रहे हैं, ठीक है, ये देखिए ऐसे तमाम सारे, एक 3D इमेज है, एक 3D इमेज है, लेकिन मैं 8 ग्रह आपको दिखा दूं, ठीक है। देखिए यहां पर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य से क्रम के अनुसार, अगर हम बात करेंगे क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, तो क्रम के अनुसार आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह है कि आप देखेंगे बुध है, फिर आप देखेंगे बुध के बाद शुक्र है, सबसे नजदीक बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी है, ठीक है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, ऐसे दूरियों के क्रम में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह हैं, ठीक है। चूंकि इन्हें हम ग्रह की श्रेणी में इसलिए रख रहे हैं कि ये एक निरंतर कक्षा में परवलयाकार रूप से सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपने को संतुलित रख रहे हैं, तो जब तमाम सारी शर्तें हैं वो पूरा कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको हमने बताया। ये हो गया। अब हम लोग आइए एक एक चीजों पे बात करते हैं। बुध के बारे में सबसे पहला नजदीक, देखिए यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है जो कि आपको हमने बताया, एवं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है, लगभग 88 दिन का समय लेता है, यह बहुत नियरेस्ट है, ठीक है। यह कितना समय लेता है? 88 दिन का समय लेता है, 88 दिन में पूरा कर लेता है। इसकी कक्षीय गति सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। इसकी जो कक्षीय गति है, ठीक है, जो इसका एक जो अपना गति है सूर्य का चक्कर लगाने में, ठीक है, सर्वाधिक है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा नजदीक भी है। यह 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है, ये फैक्चुअल डेटा है, ठीक है। 48 या कुछ अन्य स्रोतों में 50 किलोमीटर भी बताया गया प्रति मिनट प्रति सेकंड, ठीक है। तो 48 किलोमीटर प्रति, ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यह परिक्रमा करता है बुध, ठीक है, इतनी इसकी स्पीड है। यहां दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती है, सबसे बड़ी बात, बुध ग्रह पे रहना मुश्किल है, यानी कि यहाँ पे दिन जो होता है अत्यधिक गर्म, नजदीकी की वजह से सूर्य की प्राप्ति बहुत ज्यादा होती होगी, ठीक है, तो दिन कैसा होता है? अत्यधिक गर्म होता है, रातें बर्फीली होती है यहाँ पे, ठीक है। अतः बुध का तापांतर जो होता है, तापांतर यानी कि गर्म और ठंड में जो एक अंतर होता है उसे तापांतर कहते हैं। तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। ये बताइए, दिन में खूब ज्यादा टेम्परेचर होगा, खूब गर्म होगा, और रात में खूब ठंड, खूब बर्फ जैसी स्थिति हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो तापांतर है अन्य ग्रहों के सापेक्ष बहुत अधिक है। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, बुध के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध पर वायुमंडल का भी अभाव है, जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो फिर जीवन असंभव है। बुध की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बुध पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए बुध पर जीवन असंभव है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरा क्रम में शुक्र के बारे में। शुक्र जो पृथ्वी की बहन, ठीक है, देखिए यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद, ठीक है, तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। सूर्य और चंद्रमा के बाद अगर तीसरा कोई सबसे चमकीला पिंड है तो कौन है? शुक्र है, ठीक है, शुक्र है तीसरा सबसे चमकीला पिंड, खगोलीय पिंड है। शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण इसे क्रमशः साय का तारा यानी शाम को शाम का तारा, सांझ का तारा
तथा भोर का तारा भी कहते हैं शुक्र ग्रह को। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार, सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट है, बहन क्यों कहा जाता है? आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। यह आकार, घनत्व और व्यास में लगभग लगभग ये पृथ्वी के बराबर है, ठीक है। शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम, अगर शुक्र की, देखिए एटमॉस्फेयर है, शुक्र पर एटमॉस्फेयर है, लेकिन क्या है, शुक्र के एटमॉस्फेयर में अधिकतम जो है, आप देखेंगे कि जो शुक्र का एटमॉस्फेयर है, शुक्र के एटमॉस्फेयर में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 90%, 95% यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण इस पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। इसके चारों तरफ आप देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं, ठीक है। बड़ी मुश्किल कहानी है, ठीक है। एटमॉस्फेयर है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, और चारों तरफ आप देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं, ठीक है। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये फैक्ट क्या है कि शुक्र, और एक तो ग्रह भी बाद में देखेंगे हम लोग कि अरुण है, शुक्र एवं अरुण की परिक्रमण दिशा जो है विपरीत है। ये लोग पूरब से पश्चिम, ठीक है, अर्थात ये लोग जो है दक्षिणावर्त, ये लोग जो है क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त हैं, जबकि अन्य सभी ग्रहों की जो गति है घूमने की वो वामावर्त है। पृथ्वी का भी वामावर्त है, पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन इनका जो है दक्षिणावर्त है, पूरब से पश्चिम। तो ये बात नोट करिएगा कि जो शुक्र ग्रह है, इसका जो डायरेक्शन है घूमने का, वो क्लॉकवाइज है। एक चीज और, बुध के समान इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी बात ध्यान रखने की जरूरत है। इसका परिक्रमण काल लगभग 225 दिनों का है। इसका जो परिक्रमण काल है लगभग कितने दिनों का है? 225 दिनों का है, ठीक है। ये हो गया। एक बात और इंपॉर्टेंट है, हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन और लंबी रात कहाँ होती है? तो यहीं पे होती है। सर्वाधिक लंबी दिन और सर्वाधिक लंबी रात यहीं पे होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। अर्थ, अपना पृथ्वी, ठीक है, जहां से क्लास चल रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है, सबसे बड़ी बात, पृथ्वी जो है सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, हकीकत है। आकार की दृष्टि से यह पांचवा बड़ा ग्रह है, आकार की दृष्टि से यह पांचवा बड़ा ग्रह है, ठीक है। और तथा पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। जो पार्थिव जीवन से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उसमें सबसे बड़ा ग्रह है। वही सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पे, बुध शुक्र के बाद ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर देखेंगे कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी, ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी, और इधर जो है थोड़ा चपटी होने के कारण इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आप जान रहे हैं जो मुख्य बातें हैं अर्थ के संदर्भ में, कि पृथ्वी का घूर्णन काल आप जानते हैं 23 घंटे 56 मिनट है अपने अक्ष पे, और 4 सेकंड, अर्थात लगभग एक दिन का होता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ठीक है। तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एवं 46 सेकंड, अर्थात एक जो वर्ष का होता है, एक वर्ष का होता है लगभग लगभग, ठीक है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय को हम सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर लगाता है उसे हम सौर वर्ष के रूप में जानते हैं, ठीक है। सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाले 5 ग्रहों में यह भी एक है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। यानी कि सौरमंडल में जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उस ज्वालामुखी में एकमात्र पृथ्वी भी है जहां पे सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, ठीक है। आप देखते ही हैं। इसके अलावा सक्रिय ज्वालामुखी बृहस्पति पर, शनि पर, शुक्र पर और वरुण पर ग्रहों पर भी पाया जाता है। और एक बात और जानते हैं आप, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है,
चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यदि हम लोग बात करते हैं मंगल के बारे में, मंगल आप जानेंगे पृथ्वी के बाद मंगल की स्थिति है, ठीक है। मंगल के बाद आप देखेंगे एक बेल्ट है जहाँ पे बहुत सारे जो है एस्ट्रॉयड वगैरह जो उल्का पिंड वगैरह है वो पाए जाते हैं। ऐसे मंगल जो है आप देखेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच ऐसे जो है, क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे बृहस्पति है तो इसके बीच में जो पाया जाता है, ठीक है, बहुत सारे एस्ट्रॉयड। तो थोड़ा सा मंगल के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही ऐसा संभावना है कि आने वाले समय में जो है जीवन का आधार बन सकता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए मंगल ग्रह जो है यह ग्रह आकार की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा ग्रह है आकार की दृष्टि से, ठीक है, तथा सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है, जो कि आपको हमने बताया। आकार की दृष्टि से यह 7वां सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में यह चौथा है, ठीक है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं। इसे जो है सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? लगभग 687 दिन लगते हैं, ठीक है। मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। जो आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है, आगे देखेंगे कि आप कुछ आंतरिक ग्रह हैं कुछ बाह्य ग्रह हैं। तो आंतरिक ग्रहों में अगर सबसे बाहरी ग्रह है तो वो मंगल है। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात जो फैक्चुअल डेटा है कि मंगल ग्रह के मिट्टी में आयन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये इसकी जो रंग है वो लाल रंग का दिखाई देता है और इसलिए मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, आर्गन व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों की विद्यमानता पाई जाती है, ठीक है। अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन और रात होते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह पे अपने अक्ष पे झुका होने के कारण लगभग पृथ्वी के समान ही 25 डिग्री झुके होने के कारण पृथ्वी के ही लगभग समान दिन और रात होते हैं, ठीक है। ये बात महत्वपूर्ण है। फोबोस तथा डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं, ठीक है। और डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सैटेलाइट, ठीक है। तो फोबोस तथा डीमोस जो है मंगल के 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी के तो एक ही उपग्रह है चंद्रमा, लेकिन मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस तथा डीमोस, ठीक है। और डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पे ही मौजूद है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो ओलंपस मोन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये कहाँ पे है? मंगल ग्रह पे ही स्थित है। इसके बाद सबसे ऊंचा पर्वत भी ओलंपिया जो निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पे ही मौजूद है, ठीक है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है लगभग, ठीक है। तो ये रहा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बाद बात करेंगे कि बृहस्पति के बारे में और उसके बीच जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एस्ट्रॉयड है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जय हिंद।